देखो यार, चलो हम सब क्या पढ़ रहे थे? डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा? आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों लोग कल पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? एफ ब्लॉक के तत्व का पढ़ रहे थे। एफ ब्लॉक के तत्व। आज हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व को हम लोग दो श्रेणी में बांटते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है लैंथेनाइड श्रेणी। दूसरा क्या होता है? उसमें क्या समानता होती है और क्या होती है असमानता, क्या अंतर होता है? सही डालो। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एक्टिनाइड्स श्रेणी में समानता, श्रेणी में समानताएं समानता है। सही है? बताओ पहला अंतर क्या है? दोनों ही श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करेगा? एफ क्वेश्चन कहां जी? इसे इसका नाम क्या पड़ा? एफ ब्लॉक। क्या पड़ा? लिखो पहला पॉइंट। दोनों ही श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। इसलिए इसे, आगे बैठो, इसलिए इसे एफ ब्लॉक का तत्व इसलिए इसे एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। दूसरा लिखो, दोनों ही श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बोलो। n-2 एफ 1 से 14, n-1 डी 0 से 1 ns2 होता है। ठीक? दोनों बात में किसी कोई डाउट? तो दोनों ही श्रेणी के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-2 एफ 1 से 14, n-1 डी 0 से 1 ns2। यानी दोनों ही श्रेणी के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा
वह ना तो छठवीं कक्षा में ना तो पांचवी कक्षा में किसमें प्रवेश करेगा, चौथी कक्षा में। किसमें जी, चौथी कोर्स में प्रवेश करेगा। ठीक, अगर लिखो, अगर लैंथेनाइड्स है, अगर लैंथेनाइड श्रेणी है तो जो एग्जाम आए किसमें आएगा, चौथे कोर्स में आएगा, चौथे कोर्स में आएगा। एक्टिनाइड्स किसमें आएगा, पांचवें कोर्स में आएगा। ठीक, अगर लिखो पॉइंट नंबर दूसरा, दोनों ही श्रेणी के तत्वों का दोनों ही श्रेणी के तत्वों का एक समान ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। तो किसी की +2, किसी क्या होती थी, +3 होती है। ठीक, न मैक्सिमम क्या होती है, +3 ही होती है, सिर्फ 3 ही लिखा गया है। अगर लिखो दोनों ही श्रेणी के सदस्य चाहे लिखो तत्व चाहे लिख लो सदस्य, दोनों ही श्रेणी के सदस्य अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में बात कर चुका हूं। चुंबकत्व के धारक पदार्थ को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, अणुचुंबकी, चुंबकी और लौह चुंबकी। यह ब्लॉक का तत्व है। अगर यह ब्लॉक का तत्व, यही देखो इधर, अगर यह ब्लॉक का तत्व है, लौह चुंबकी चुंबकी कब होगा, बताया था मैंने। अगर यह ब्लॉक, डी ब्लॉक में क्या था, चलो मैं दोनों बात कर लेता हूं। मान लो डी ब्लॉक का होता तो डी ब्लॉक में कई कोष होता है, कई कक्षक होता है। डी ब्लॉक में कई कक्षक, 5 कक्षक। अगर डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 कितने हैं, 3 है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या तो 1 है या तो 2 है, तो कहां जी, 3, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं, अणुचुंबकीय। वही मान लो पूरा डी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक टोटली भरा है। अभी हम डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा डी कोष भरा हुआ है। तब क्या होगा, वो तब होगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। ठीक, वही अगर डी ब्लॉक में 4 या 5, क्या जी, इसमें कहां से कहां तक, 1 2 3 अयुग्मित, इसमें कितने, इसमें 4 या 5 हो, क्या होता हो, लौह चुंबकीय, चुंबक की ओर खतरनाक रूप से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, चाहे 4 हो चाहे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। उसी प्रकार से एफ ब्लॉक में भी जो हम लोग तत्वों का, एफ ब्लॉक में कितने कक्षक होंगे, 7 कक्षक है जी, 7 कक्षक। तो मान लो 1 2 3 4 तक, अगर 4 तक रहेगा तो अणुचुंबकीय, पूरा फुल रहेगा तो चुंबकीय, और क्या जी 6 या 7, कहां तक, मान लो 5 6 7 तक रहेगा, तब क्या होगा, वो लौह चुंबकीय। बना रहा हूं मैं, ठीक, बना लेना इसको। 5वां पॉइंट, ठीक, आगे लिखो, बना दो अभी। दोनों ही श्रेणी के सदस्य
श्रेणी के सदस्य धन विद्युतीय लक्षण व्यक्त करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? क्या कह रहा है कि दोनों ही श्रेणी के सदस्य क्या जी धन विद्युतीय लक्षण क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये जो ब्लॉक के तत्व है इनको एक प्रकार से डी ब्लॉक के वर्ग नंबर 3 में रखा गया है। बताओ तो डी ब्लॉक के तत्व क्या है? धातुएं हैं। डी ब्लॉक के सभी तो क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। और धातुएं हम लोग किसे कहते हैं? जो अपने बाहरी कक्षक इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उस पर धनायन ऋणायन आएगा? धनायन आएगा। अगर सोडियम अपने बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उस पर कौन चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से ए भी सभी तत्व अधिकतर अपने बाहरी कक्षक क्या जी इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रयास करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे उस पर कौन चार्ज आएगा? धनायन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धन विद्युतीय लक्षण दिखाते हैं। अगला पॉइंट लिखो। दोनों ही श्रेणी के सदस्यों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ दोनों ही श्रेणी के सदस्यों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु आकार या लिख लो त्रिज्या क्रमशः क्या होती है? घटती बढ़ती जी क्रमशः घटती जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन। अगर लैंथेनाइड में घटेगा तो क्या बोलेंगे? लैंथेनाइड संकुचन। एक्टिनाइड में घटेगा तो क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड संकुचन। और एक्टिनाइड लैंथेनाइड संकुचन क्या होता बताया था ना? जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय बल का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश मान क्या होता है? बढ़ जाता है। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है तो क्या होता है? जो बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या जी नाभिक की ओर क्या होते हैं? खींच जाते हैं, जिसके कारण से परमाणु आकार क्या होता है? सिकुड़ जाता है, कम छोटा हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड संकुचन। जो क्या था? शेडिंग इफेक्ट बताया था। जब नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ रहे हैं? एफ उपकोष में। इलेक्ट्रॉन बढ़ते एफ उपकोष में, तो जो एफ उपकोष होता है यह नाभिक करीब में होता है, और नाभिक करीब में होने से इसकी आकर्षण एस और डी की आकर्षण से क्या होती? ज्यादा होती है। जो नाभिक की ओर ज्यादा खिसक जाएगा तो नाभिक पर नाभिक का जो नाभिकीय बल है वह डी ब्लॉक और एस ब्लॉक पर पड़ेगा नहीं। और जब डी ब्लॉक और एस ब्लॉक पर पड़ेगा नहीं तो होता क्या है? एस ब्लॉक का जब इलेक्ट्रॉन बाई दबे नाभिक की ओर जाता है तो डी एफ ब्लॉक का आकार क्या होता है जी? बहुत बड़ा होता है, फैला होता है। एफ ब्लॉक का तत्व, एफ ब्लॉक में जो तत्व है उसको सिड़ नहीं कर पाते हैं, उसको आवरण नहीं दे पाते हैं, उसको रोक नहीं पाते हैं, जिसके कारण से अंतिम कोश में, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इधर खींच जाता है नाभिक की ओर। इससे कारण क्या होता है? लैंथेनाइड संकुचन हो जाता है। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट लिखो। दोनों ही श्रेणियों के सदस्य दोनों ही श्रेणियों के सदस्य सदस्य
संकुल संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला चैप्टर यही पढ़ोगे, उपसहसंयोजी यौगिक। संकुल क्या है, सब वहां जान जाओगे। ठीक, अगर लिखो दोनों ही श्रेणियों के सदस्यों के दोनों ही श्रेणियों के सदस्यों के तत्व रंगीन आयन व्यक्त करते हैं। अच्छा, रंगीन आयन कब दिखाएंगे? क्यों? जब भी किसी तत्व का, जैसे हम लोग पढ़े डी ब्लॉक में, अगर डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों संख्या क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? तो होता क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने घटने से जो इलेक्ट्रॉन होता है जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर प्रवेश करता है तो क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। और ऊर्जा का अवशोषण करते समय जब क्या जी, तो विभिन्न रंगों को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जैसे क्या जी, वह कलरफुल होता है। उसी प्रकार से यह ब्लॉक में जब लैंथेनाइड्स चाहे क्या हो, एक्टिनाइड्स हो, जब उसका डी क्या एफ कोष खाली होता है, यानी उसमें क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब यह उपकोष कुछ खाली है। और मान लो अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में करता है, प्रवेश करता है, तो प्रवेश करते समय करता क्या है? उसको एनर्जी देनी पड़ती है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो उस ऊर्जा स्तर में तभी चक्कर लगा पाएगा जब उसकी एनर्जी उस कक्षक क्या होगी? बराबर होगी। इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा देना पड़ेगा। जब ऊर्जा दोगे क्या होगी? वह कलरफुल बन जाता है। ऐसे होना, ठीक वही चीज है। और रंगीन हो जाता है, रंगीन आयन दिखाने लगता है। 8 पॉइंट बहुत उतर पड़ा से पहले तो से ठीक कर लो। आगे लिखो जी, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स श्रेणी में क्या असमानताएं? असमानताएं एक तरफ लिख लो, लैंथेनाइड श्रेणी, दूसरी तरफ लिख लो एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी बीच में क्या कर दो? लाइन खींच दो। 4-5 पॉइंट लिखवा देंगे। देखो, इस श्रेणी के सदस्य का अंतिम इलेक्ट्रॉन इस श्रेणी के सदस्य का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है ना जी। इसमें लिखो, इस श्रेणी के सदस्य का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करेगा? कौन आएगा? 5f कक्षक में प्रवेश करता है। दिखाया तो हम रहने दें।
ठीक, जानते ही हो। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। इसमें लिखो, इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। ठीक, जो लैंथेनाइड श्रेणी के सदस्यों की जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, +4, कितनी होती है, +3 होती है। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 3, एक बात जाओ देखो सुधाकर, जो लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व है इसमें केवल 1-2 तत्व से, मान लो प्रोथेनियम, क्या है, प्रोमेथियम, क्या जी, प्रोमेथियम, ये होता है रेडियो एक्टिव तत्व। क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व। लेकिन लैंथेनाइड श्रेणी में लगभग सब तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव ही होते हैं। चाहे एक्टिनम हो चाहे थोरियम, क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। पूरे वर्ल्ड में थोरियम कहां पाता है, इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक, पहले क्या जी, प्रोट एक्टिनियम, यूरेनियम, ठीक, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, सब क्या होता है, सब क्या है, सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है, ऐसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर के, क्या जी, अपने अंदर से विषय क्या निकालते हैं, ऊर्जा निकालते हैं, उस ऊर्जा का उत्सर्जन करते, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो स्वतः विघटित होकर के अपने अंदर से क्या जी, विशेष प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व। इस सब का प्रयोग कहां किया जाता है, मान लो कहीं परमाणु विस्फोट करना हो, परमाणु हमला करना हो। कई बार मैं बता चुका हूं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, ठीक, अमेरिका ने कहां पर, जापान पर 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और क्या जी, नहीं 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 कहां पर, नागासाकी पर क्या प्रयोग किया था, परमाणु बम और अणु बम का प्रयोग किया था, तब गिराया था वहां पर। नागासाकी कहां पर जी, हिरोशिमा पर। कई लाख लोग मारे गए थे। मरने का, जो परमाणु बम गिरा उससे तो लोग मरे, लेकिन मरने के बाद 1-2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जो उससे क्या निकलते, कीड़े निकलती, तो वो मंजर अलग होता है। अब आदमी और क्या होगा, भयानक मरेगा। बहुत खतरनाक कीड़े निकलते हैं, क्या निकलते हैं, गामा कीड़े, अल्फा कीड़े, बीटा कीड़े क्या होती हैं, कम खतरनाक होती हैं। गामा कीड़े करती क्या है, 100 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम की मोटी चादर को भेज देती है। सोचो हमारा शरीर इतना मोटा नहीं होगा, मारती, छेद देती, पूरा एकदम खत्म कर देती है आदमी को। एक खतरनाक होती हैं, कौन कीड़े, गामा कीड़े। तो जहां पर परमाणु विस्फोट होता है, बहुत भयानक मंजर कब के बाद होता है, जब विस्फोट होने के बाद होता है। अब तो क्या बन गया है, हाइड्रोजन बम, क्या जी, हाइड्रोजन बम बन गया है, तो खतरनाक मंजर होगा। ठीक, चलो कई बात करेंगे इस बारे में। अगर लिखो, हाँ क्या बात बन रहा था, इसमें केवल ये क्या है, प्रोमेथियम,
इसमें केवल प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव तत्व है। इसमें अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। इसमें उपस्थित सभी तत्व इसमें उपस्थित सभी तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं। इसमें लिखो, इसमें उपस्थित सभी तत्व इसमें उपस्थित सभी तत्व एक्टिनम के बाद आते हैं। इसलिए इसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। अच्छा, ये देखो, पहले हुआ क्या करता था, अगर हमको किसी भी श्रेणी के तत्वों का नामकरण करना, उसका हम नामकरण कैसे करेंगे, इस साइंटिस्टों के मन में बड़ा मतभेद था। उसने क्या किया, एक नया प्रक्रिया अपनाया। हम लोग करते क्या है, जिस वर्ग में, जिस आवर्त में जो तत्व पहले पढ़ रहा है, उसी के आधार पर क्या जी, उसका हम लोग नामकरण कर देते। जैसे मान लो तो 11th पढ़े रहे होगे, आवर्त नंबर, वर्ग नंबर 13 में या समूह नंबर 13 में जो तत्व रखे गए हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, रखा गया है थैलियम, इसको हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम फैमिली नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बोरान फैमिली का तत्व। क्या जी, बोरान फैमिली का तत्व। अगर तुमने बोरान फैमिली तत्व बोल दिया, उसमें कौन कौन आ गया, सब मिला गए। एक कौन सा है, कार्बन फैमिली का तत्व। तो तुमने कार्बन फैमिली बोल दिया, तो कार्बन के वर्ग वाले, कार्बन जिस वर्ग में है उस वर्ग में जो तत्व है सबका नाम उसमें आ गया। तो ना, ये क्या है, नाइट्रोजन फैमिली का तत्व। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, तो क्या होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के तत्व। और ये क्या है, ऑक्सीजन फैमिली का तत्व। ये क्या, हाइड्रोजन फैमिली का तत्व। इसको हम लोग फ्लोरीन क्यों नहीं बोले, फ्लोरीन फैमिली तत्व। हाइड्रोजन के बोले, हाइलोजन। हाइलो मीन्स क्या होता है, समुद्र। ठीक, तो ऐसे तत्व जो धातुओं से क्रिया करके लवण बना लेते हैं, और लवण बनता कहां है, समुद्रों में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हाइलोजन। यानी ये तत्व जो इनकी धातुओं से क्रिया होती है, बातें क्या है, लवण। जब नमकवा में जो सोडियम होता है, जब क्लोरीनों से क्रिया करते क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड ना अम्ल है,
ना क्या जी, क्षार है, वो क्या है, लवण है। उसी नाम क्या पड़ा, हाइलोजन। हाइलोजन इसका होता है धातुओं से क्रिया कर क्या बना ले, लवण, उसका नाम क्या पड़ा, हाइलोजन पड़ा। हाइलोजन, हलो कौन, हम बोलत बाणी ना। क्या हुआ जी, देखो इसमें अगर लिख लो, इसमें परमाणु त्रिज्या इसमें परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः घट इसमें परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः नाभिकीय आवेश बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ने से घटता जाता है। घटता जाता है, उसमें भी वही होगा, सेम होगा। लिखो इसमें भी परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः नाभिकीय आवेश बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या होता है, और कोई एक अंक बताएगा, किसी मन में कुछ चल रहा है इधर तो घुरापात, हाँ, और कोई अंतर होगा, सुना, तो नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, क्या होगा तो जी इन तत्वों का जो नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या मान धीरे क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। ये देख रहे हो ना, ये लैंथेनाइड श्रेणी क्या है, तत्व है। मैं बताया यहां पर लिखा गया जिनान 5D1, मतलब है समझो, जो हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी तत्व क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हम लोग किसको आधार मानेंगे, किस सक्रिय गैस को, जिनान को। इसमें क्या मानेंगे जी, रेडान क्या मानते हैं, आधार मान हम लोग क्या कहते हैं उसका, इलेक्ट्रॉनिक। और सब यहाँ पर तुम लोग एक पीरियोडिक टेबल ले लोगे ना, सब यहाँ बनाया हुआ है, कितनी इसकी ऑक्सीकरण संख्या, कितनी इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक, सब यहाँ पर लिखा, चीज लिखा गया है, कितनी संयोजकता, एक एक चीज यहाँ पर लिखा गया है, सब चीज लिखा गया है। और यहाँ पर तुम लिखोगे सब यहाँ पर लिखा गया चीज यहाँ पर, ठीक। तो चल लिख ही लो, ये भी एक ठो लिख लो, छठ हो जाए, लिख लो, एक ठो लिख लो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनान, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनान, क्वेश्चन लिख लो, XE को आधार मानकर किया आता है। ये तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। उसमें लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडान को आधार मानकर
किया जाता है। ठीक, जैसे मान लो हम लोग किसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्लस तो क्या है, लेंथनम क्या है, लेंथनम है। तो लेंथनम क्या बताओ, क्या आएगा, लेंथनम हो गया, सेरियम हो गया, सबको वही है। बताओ सेरियम कितना है, 58 है, सी 58। क्या लिखोगे, जिनान, जिनान कितना होता है, जिनान कितना जी, 54 होता है। क्या लिखो बताओ, जिनान हो गया। फिर क्या लिखोगे, 5D1, फिर 6S2, 54, 54 दो 56, 56 एक 57, स्टेक कहां हुआ। ठीक, 4F2 यहां रहेगा, सीरियम है ना, हाँ या फिर लिखा है, लिखा ही नहीं किया, 4F, ये चीज 5D1, 4S2, तो 54 4 कितना हो गया, 58। इसे करोगे तो मान लो इसमें कौन है बताओ, इसमें कौन है, कौन जी, थोरियम है, कौन है, थोरियम, इसमें थोरियम वाला है ना, थोरियम करो। यहां मिस्टेक किया हूं क्या, जिनान का क्या किया है इसने, 54, 54 2 56, 56 2 58 59, बाद में आता है, मिस्टेक किया है। हाँ, इसी प्रकार से मैं किसे कर रहा हूं जी, थोरियम का, किसे कर रहा हूं, थोरियम का। थोरियम तो क्या होगा, रेडान मारूंगा, क्या मारूंगा, रेडान। तो 5F2, 5D1, 6S2, यहां पर ये हो जाएगा। यहां पर लिखा है 7S2, नहीं 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 नहीं, 7S2 6D2, यहां पर कितना होगा तब, 0 हो जाएगा। ठीक, वो अलग अलग कहीं कहीं बात होता है। ठीक, तो कहीं के पॉजिटिव टेंशन नहीं लेना है, बड़ा बड़ा पूरा बड़ा साहब पढ़ा उसको। ये देखो आगे, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। ठीक, तो पहला अंतर क्या है बताओ, अगर डी ब्लॉक है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करेगा, डी कोश में। यह ब्लॉक है, कहां प्रवेश करेगा, लिखो, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करता है, प्रवेश, यहां तक मैं लिख देता हूं, ठीक, जगह थोड़ा सही है, इसमें लिखो, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर, एफ कोश में प्रवेश करता है। बताओ, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाया होगा ना, क्या लिखा बताओ, क्या लिखा बताओ बड़ाक से, क्या लिखवाया गया है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N S2 N-1 D, ठीक, 1 से 10, सही है ना जी, क्या, हाँ 1 से 2 तक।
इसका लिखो, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जगह थोड़ा दिक्कत होगा, n-2 F 1 से 14, n-1 D 0 से 1 n-2 होता है। ठीक, ये डिफरेंस है। अगर लिखो इसमें दो कोस n व n-1 अपूर्ण होता है। इसमें 3 कोस इसमें 3 कोस n-1 n-2 अपूर्ण होता है। तो खाली होता है। अगर लिखो इस ब्लॉक के तत्वों को, इसे लिख लेना, इसे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। इसे लिखो, यह ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से? अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। इस ब्लॉक के तत्व प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसमें लिखो, इस ब्लॉक के तत्व प्रकृति में आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। उपलब्ध नहीं होते हैं। चलो, तुम्हारे घरों में लोहा मिल जाएगा, कापर मिल जाएगा जी, नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व तुम्हारे घरों में मिल जाएंगे, लेकिन एफ ब्लॉक का लगभग कोई तुम्हारे घर मिलने वाला नहीं है। बहुत कीमती होते हैं, एक बहुत कीमती, बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर सबके पास यूरेनियम थोरियम हो जाए, एक तो कहीं मारपीट हो जाए तो क्या करेगा? ले बम बना दे, ले जाकर फेंक दे ऊपर आपको। अगर सबके घर में क्या हो जाएगी? यूरेनियम हो जाए, थोरियम हो जाए, सब मिले क्यों जाएंगे? आतंकवादी क्यों जाएंगे? आतंकवादी। झगड़ा हुआ, बना दे इतना बड़ा, ले जा क्या किया उसके ऊपर?
कह दिए। इसलिए यह आसानी से उपलब्ध नहीं होता, लेकिन क्या होती, आसानी से उपलब्ध होता है। देखो इधर प्रकृति में हर चीज उपलब्ध है, लेकिन उसका जब सीमित मात्रा तक क्या किया जाए, उसका उपयोग किया जाए तो मानव के लिए क्या है, लाभदायक है। लेकिन जब उसका एक सीमित मात्रा से क्या जी ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो क्या होता है, मानव के लिए वो खतरनाक होता है। इससे तुम लोग पढ़े भी होगे, विज्ञान मानवों के लिए वरदान भी है और विज्ञान मानवों के लिए क्या है, अभिशाप भी है। तो जैसे 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आ गया, किसी किसी देशों में 6G भी चलने लगा है। ठीक, तो देखो यहां पर जैसे जैसे हम लोग आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग प्राकृतिक का भी क्या जी, प्रकृति को क्या हम लोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। प्रकृति में रहने वाले जो प्राकृतिक जीव है उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं जी, उससे गायब हो रहे हैं। तो इससे हमने क्या बोला, प्रकृति में सभी चीजें उपलब्ध है। बताओ भारत देश में बहुत कम स्थान क्या मिलता है, पेट्रोल डीजल कच्चा तेल, हम लोग उसको क्रूड ऑयल क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। असम में डिगबोई है, वहां थोड़ा बहुत मात्रा मिलता है। मुंबई में बॉम्बे हाई है, तेल पौधक कारखाना, वहां पर थोड़ा मात्रा वहां मिलती है। लेकिन हम लोग अधिकतर लगभग इंडिया का लगभग हम कह सकते हैं 70 से 80% कह सकते हो, इतना परसेंट जो कच्चा तेल आता है वो कहां पाता है, अलग देशों से, ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, इन सब देशों हम लोग करते क्या, हम मंगाते हैं। प्रकृति में हर चीज क्या है, उपलब्ध है। ये उपलब्धता हर जगह वो चीज उपलब्ध नहीं है, कहीं कहीं स्थानों पर है। जैसे मान लो अपने भारत देश में हम लोग जिस क्षेत्र में रहे, जिस एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पर पानी पर्याप्त है। यही तुम कहां ले जाओ, राजस्थान से जाओ, क्या इतना पानी पर्याप्त रहेगा, नहीं है। तो हर चीज की उपलब्धता हर जगह आसानी से, गर्मियों में तुम लोग जना आसानी से पानी मिल जाता है। बड़े बड़े शहरों में जाओगे, बड़े बड़े शहरों क्या होता है, लोग पानी के लिए क्यों तरस जाते हैं। कहां से पानी आएगा, डैम से पानी आएगा, जब पानी खड़ा रहेगा लोग उससे नहाएंगे, पीने के यूज करते हैं, बहुत लोग यूज कर लेते हैं, तो खरीफ पानी जा रहे होंगे। ठीक, तो ये चीज होता है। तो हर चीज हर जगह सही से उपलब्ध नहीं हो सकता है। वही चीज हमने क्या बोला, इस ब्लॉक के तत्व तो प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस ब्लॉक के तत्व तो प्रकृति में आसानी से उपलब्ध, अगर प्रकृति में आसानी से मिल जाएंगे, सब मिल अपने क्या बना रखेगा, परमाणु बम बना रखेगा। अगर है सब आसानी से मिल जाएगा, सब मिले क्या बना अपने रखेगी। एक को मारपीट हुआ, पकड़ लिए है, घुमा तक एक परमाणु को मुड़ी पर देगा जात। अगर लिखो, अगर लिखो, ये तत्व, ये तत्व ये तत्व स्थायी होते हैं। इसमें लिखो, ये तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ये तत्व रेडियो एक्टिव, ये तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर लिखो, ये तत्व कम संकुल यौगिक, कम संकुल यौगिक, ये तत्व कम संकुल यौगिक, ये तत्व कम संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ये तत्व अधिक संकुल यौगिक, संकुल यौगिक
का निर्माण करते हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादा बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनाएंगे जी, कम बनाएंगे। ठीक है ना। और एक आध पॉइंट है, तार बड़ा से तार लो, इठो लिख लो। डी ब्लॉक के तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम +6 होती है। बताया था ना जी, +6 तक जाता है समय। ठीक, यह ब्लॉक के तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम +3 है, कहीं कहीं 4 लिखा गया है, +3 होती है, +4 होती है। ठीक, चलो साहब, बहुत है। ठीक।